बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ रहे हैं और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत हम देख रहे हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों को। चलिए बच्चों देखते हैं 2 नंबर वाले प्रश्नों में हमने लगभग 29 प्रश्नों को पहले भाग में पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे 30वां प्रश्न और उससे आगे के। तो चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 30वां। प्रश्न है, एक घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों, सबसे पहले दिया क्या है? दिया है घनाभ का आयतन 1200 घन सेंटीमीटर। लंबाई दिया हुआ घनाभ की लंबाई, इसको हम ए मान लेते हैं, ए बराबर 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई बी बराबर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर प्रश्न में। ऊंचाई सी बराबर हमको ज्ञात करना है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। चूंकि घनाभ का आयतन का फार्मूला होता है बच्चों, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, अर्थात ए गुणित बी गुणित सी, क्योंकि हमने ए बी सी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को माना है। आयतन प्रश्न में दिया हुआ है 1200 घन सेंटीमीटर, लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। हम सीधा सीधा पक्षांतर कर देते हैं, 1200 बटे 15 गुणित 10, 15 गुणित 10, शून्य को पहले काट दीजिए बच्चों। 120 बटे 15 बचा हुआ है, 120 को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 8 120 होता है, 8 कितना आएगा? 8 सेंटीमीटर। ये क्या होगा? घनाभ की ऊंचाई, और ये हमारा आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर दिया है बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे, दिया है त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर हमको प्रश्न में ज्ञात है। प्रश्न में पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा लेते हैं बच्चों। क्षेत्रफल का सूत्र आप सबको मालूम है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7, आर प्रश्न में दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। स्क्वायर कर देंगे बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए, अर्थात 22/7 गुणित 4.2 गुणित 4.2, 22 गुणित 4.2 गुणित 4.2 करेंगे बटे 7 से भाग कर देंगे बच्चों, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, अर्थात वर्ग सेंटीमीटर। और ये हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, आंकड़ों का वर्गीकरण करते समय, ध्यान रखेंगे, आंकड़ों का वर्गीकरण करते समय रखी जाने वाली कोई 2 सावधानी लिखिए। 2 सावधानी हमको लिखना है। तो चलिए पहला सावधानी हम देख लेते हैं। पहली सावधानी हमको लिखना होगा, 2 वर्गों के बीच में कोई अंतर ना रहे, ये आपको ध्यान रखें। 2 वर्गों के बीच में कोई अंतर ना रहे। नंबर दूसरा, वर्ग एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, इसका भी ध्यान रखना है। वर्ग एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, इसका भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, प्रतिच्छेद ना करे। एक आग और देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर लिखा है 2 सावधानी लिखिए, चलिए एक और सावधानी हम देख लेते हैं। तीसरी सावधानी, जहाँ तक संभव हो वर्ग एक ही आकार के होने चाहिए। यहाँ लिख लेते हैं तीसरी सावधानी, आपको उनमें से कोई 2 लिखना है। जहाँ तक संभव हो वर्ग एक ही आकार के हों, वर्ग एक ही आकार के हों, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो था बच्चों आंकड़ों का वर्गीकरण करते समय रखी जाने वाली कोई सावधानियाँ। 2 सावधानियाँ प्रश्न पूछा है, हमने यहाँ पर आपको 3 सावधानी बताया है, इनमें से कोई 2 आपको प्रश्न में परीक्षा में लिखना है। अगला प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोणों में 2:3:4 का अनुपात है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा, सबसे पहले माना कि त्रिभुज के तीनों कोण ए बराबर 2x, कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर 4x, ऐसा हमने मान लिया है। चूँकि हमको ये भी ज्ञात है बच्चों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। कोण ए यहाँ पर 2x अंश, कोण बी को हमने माना है 3x और कोण सी को माना है 4x, बराबर हो जाएगा 180 अंश। 4 3 7 और 2 9x होता है बच्चों, इसको जोड़ देंगे हम, 180 अंश पक्षांतर कर देते हैं 9 को, 180 बटे 9, अर्थात हमको प्राप्त हो जाएगा 20 अंश। कितना प्राप्त हो गया बच्चों? 20 अंश। अब प्रश्न में बोलता है इन्हें ज्ञात कीजिए, अर्थात तीनों कोणों को हमको ज्ञात करना है। इसलिए कोण ए बराबर, कोण ए को हमने क्या माना था? 2x माना था, अर्थात 2 गुणित 20 बराबर हो जाएगा 40 अंश।
इसी प्रकार कोण बी को हमने क्या माना है बच्चों, कोण बी को हमने माना है 3x, अर्थात 3 गुणित 20 बराबर हो जाएगा 60 अंश। और तीसरा कोण सी है जिसको हमने माना है 4x, 4 गुणित 20, 20 × 80। इस तरह से तीनों कोण 40 अंश, 60 अंश और 80 अंश होंगे। ये हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, रैखिक समिति क्या है? रैखिक समिति क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर होगा रैखिक समिति का वे ज्यामितीय, ध्यान समझेंगे बच्चों, वे ज्यामितीय आकृतियां जो किसी रेखा के सापेक्ष है, जो किसी रेखा की सापेक्ष सममित होती है। क्या होती है? सममित होती है, रैखिक समिति कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? रैखिक सममिति, रैखिक समिति कहलाती है। एक बार और परिभाषा को समझ लेंगे, वे ज्यामितीय आकृतियां जो किसी रेखा के सापेक्ष सममित होती है, रैखिक समिति कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चों, 27 का घात 2/3 भागित 27 घात 1/3 गुणित 27 घात 4/3। इसका हमको मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका मान कितना होना चाहिए। सबसे पहले तो हम प्रश्न को लिख लेते हैं बच्चों, 27 घात 2/3 भागित 27 घात 1/3 गुणा 27 घात 4/3। तो सबसे पहले बोडमास फार्मूला अनुसार आपने बीजगणित में पढ़ा होगा कि गुणा से पहले भाग होता है, और भाग होने पर घातांक क्या हो जाता है बच्चों? घट जाता है। इस तरह से हम लिख लेंगे इसको 27 घात 4/3। अब 3 लघुत्तम आ गया, 2 में 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1/3 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे 27 घात 2 में 1 घटा देंगे तो 1/3 गुणा 27 घात 4/3। अब यहाँ पर गुणा हो रहा है, और गुणा होने से घातांक के नियम अनुसार घातांक क्या हो जाता है? जुड़ जाता है बच्चों। तो यहाँ पर लघुत्तम आ गया 3, ऊपर नीचे 4 और 1 हो जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा 5, 5/3 हो जाएगा। अर्थात हम इसको लिखेंगे 27 घात 5/3। अब यहाँ 27 को तोड़ देते हैं बच्चों, 27 3 तिया 9 तिया 27, ये इस तरह से उनका फैक्टराइज कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 3 बार आ जाएगा। 3 कितनी बार आ गया बच्चों? 3 बार। पूरे घात 5/3 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे घातांकों का घातांक आपस में गुणा जाता है घातांक के नियम अनुसार, अर्थात 3 घात 3 गुणित 5/3। यहाँ 3 3 क्या हो गया बच्चों? कट गया, 3 घात 5 बचा हुआ है। अब 3 का 5 बार गुणा करेंगे, 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, इस तरह से 5 बार जब गुणा करेंगे हम तो हमको आंसर प्राप्त हो जाएगा 243। कितना मिलेगा बच्चों? 243। तो इस तरह से हम सवाल को घातांक के नियम से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, घटाइए 7t का घात 3 ऋण 3t का घात 2 धन 2 में से t का घात 2 ऋण 5t धन 2 को घटाना है। एक बार और समझ लीजिए प्रश्न को। घटाइए 7t⁻³ - 3t² + 2 में से t² - 5t + 2 को घटाइए। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसको कैसे घटाना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्रश्न को एक बार और लिख लेते हैं। 7t का घात 3 ऋण 3t का घात 2 धन 2। अब यहाँ पर देखिए t² है तो t² के नीचे इसको हम लिख देंगे 5t। अब यहाँ तो t है ही नहीं तो इसको हम ऐसा अलग से लिख देते हैं धन 2। तो इस तरह से अब घटाते समय बच्चों जब हम इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, धन है तो ऋण हो जाएगा और ऋण है तो धन हो जाएगा। इस तरह से घटाते समय चिन्ह बदल जाता है। 7t के घात के नीचे में कुछ भी नहीं है तो इसको वैसा ही लिख दीजिए। 3t का घात 2 और 1t का घात 2, यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4t का घात 2। कितना हो जाएगा? 4t का घात 2। 2 और 2 कट गया बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 0। इसी प्रकार ऋण, अब ये ऋण 5t था वो धन 5t हो गया है। अब इसे व्यवस्थित करके लिख सकते हैं, जमा करके लिख देते हैं। 7t का घात 3 ऋण 4t का घात 2 धन 5t, क्योंकि 0 है इसलिए लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। प्रश्न है बच्चों, समीकरण 6 धन कोष्टक में 4 ऋण m बराबर 8 कोष्टक में 3m धन 5 को हल कीजिए। एक बार और प्रश्न सुन लेंगे। समीकरण 6 धन कोष्टक में 4 ऋण m बराबर 8 कोष्टक में 3m धन 7 को हल कीजिए। तो चलिए बच्चों इसको हल कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, प्रश्न को एक बार और लिख लेते हैं। 6 धन 4 ऋण m बराबर 8 और कोष्टक में हो जाएगा 3m धन 5। अब यहाँ पर 6 धन का गुणा कर देने से कोई अंतर नहीं आएगा। इसी प्रकार 8 का गुणा इसे कर देंगे, 8 तिया हो जाएगा 24m और 8 पंचे 40।
यहाँ पर 6 और 4 जोड़ देंगे बच्चों तो 10 हो जाएगा। 10 ऋण एम बराबर 24 एम धन 40। एम अपने तरफ ले आइए या इस एम को उधर भेज दीजिए, 40 इधर पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर कर देने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, 10, 40 उधर है, 40 ऋण 10 बराबर 24 एम धन एम, 24 एम धन एम। अब यहाँ पर देखेंगे चूंकि 40 को आपने उधर रखा है, 10 अपने तरफ पक्षांतर के ऋण हो गया, इसी प्रकार एम अपने साइड है और ये है तो ये हो गया ऋण 24 एम। ऋण हमने यहाँ पर कामा ले लिया। 40 में 10 घटा दीजिए बच्चों तो हमको मिल जाएगा 30 और 24 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा ऋण 25 एम, ऋण 25 एम। तो एम बराबर हो जाएगा 30 बटे ऋण 25, 5 से कट जाएगा बच्चों, 5 छक्के 30, 5 पंचे 25 ऋण में। तो इस तरह से एम का मान हमको ज्ञात हो जाएगा ऋण 6/5। कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों, ऋण 6/5, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।